today's video would be a brief introduction about this chapter. From tomorrow onwards in this chapter जब part 2, part 3 आएंगे तो हम एक एक करके जो है disorders को individually पढ़ना start करेंगे. So let us get started. The first thing that you need to know over here is what is this term psychopathology. Psychopathology का मतलब क्या होता है? ये basically एक field है जहाँ पे हम लोग जो है एबनॉर्मल बिहेवियर को और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शंस को स्टडी करते हैं. तो चाहे वो आपके बिहेवियर्स हों जो सोसाइटी से डेविएट कर रहे हैं या किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं, वो सारे बिहेवियर्स एबनॉर्मल बिहेवियर की कैटेगरी में आ जाते हैं. और जो साइकोलॉजिकल डिसफंक्शंस या डिसऑर्डर्स हैं उनकी स्टडी भी इसी फील्ड के अंदर होती है जिसको हम बोलते हैं साइकोपैथोलॉजी. Now one important thing that we need to have a quick brush up over here is related to the history of psychological disorders. कि कौन से टाइम में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कैसे देखा जाता था. तो जो एंशियंट टाइम्स थे वहां पे ट्रेफनिंग एक काफी पॉपुलर चीज थी जिसमें क्या किया जाता था कि हमारा जो स्कल होता है उसमें एक होल डिग किया जाता था so as to treat the psychological disorders. Now you can understand how dangerous it is and how threatening it is. Okay, and then इस चीज को criticize काफी ज्यादा किया हिपोक्रेटिस ने. हिपोक्रेटिस ने रिलेट किया disorders को to the imbalance of humors in our body. So according to Hippocrates, humors क्या थे? हमारे जो body fluids हैं, blood, phlegm, black bile, yellow bile. So Hippocrates ने बोला कि जब इन humors या इन body fluids में imbalance आता है तो psychological disorder आता है. And the way to treat the psychological disorder could be to bring these humors back into balance. Okay. Then we came to Middle Ages. Middle Ages में क्या देखा गया कि जिन लोगों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि कोई स्पिरिट ने उन्हें पोजेस कर लिया है, कोई आत्मा उनके अंदर आ गई है. ओके, थिंग्स लाइक दीज. एंड द ट्रीटमेंट वाज आल्सो देयरफॉर वेरी रिलीजियस ट्रीटमेंट. जैसे जो शमन होते थे, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा ना, एक झाड़ू लेके इंसान के ऊपर मारी जाती है so as to remove that spirit from that person. So that kind of treatment was given during the Middle Ages for these psychological disorders. Then came another time period that was Renaissance. Renaissance में क्या होता था? थोड़ा बहुत Middle Ages से ही related है ये टाइम भी. यहाँ पे believe किया जाता था demonic possession में. Again वहाँ पे spirit थी. The spirit could be good spirit also, bad spirit also. But Renaissance में क्या किया गया कि वो spirit तो demon की तरह ही होगी. Okay, the spirit would be bad only, and इसीलिए उन लोगों को as witches देखा जाता था and वो witch hunt किए जाते थे properly. That the people who have psychological disorders are actually possessed by a demon, a bad spirit, and they should be hunted and they should be kept in one place, locked up in one place, so that the witch would leave them. Okay, so this kind of a treatment was done, which is again very harmful for the patient. Now present day में क्या देखा जाता है? मेडिकल मॉडल भी यूज किया जाता है and gradually आजकल अगर आप देखेंगे ना तो बायोसाइकोसोशल मॉडल की मदद से किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को समझा भी जाता है और ट्रीट भी किया जाता है. That means the medicine is also involved, the psychological aspects are also involved, and the social यानी कि society and cultural aspects are also involved in studying a disorder, in understanding a disorder as well as treating that disorder. ठीक है. अब हमें एक टर्म पढ़नी है, उस टर्म का नाम है एबनॉर्मैलिटी. आई नो अगर आप माइंड रिव्यू के स्टूडेंट हैं तो ये सब सिर्फ आपके लिए क्विक रिविजन ही है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज थिंग्स विद मी अर्लियर, बट स्टिल प्लीज गो थ्रू, वॉच, सिट, यहाँ पे अपना रिवाइज करो जो भी है. ठीक है. तो एबनॉर्मैलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ कैन आई से दैट समथिंग इज नॉर्मल एंड समथिंग इज एबनॉर्मल? सो एबनॉर्मैलिटी को हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 4 Ds. क्या है वो 4 Ds? डेविएंस, डिसफंक्शन, डेंजर एंड डिस्ट्रेस. तो कोई भी बिहेवियर एबनॉर्मल होगा अगर वो डेविएंट है, अगर वो डिसफंक्शन है, या फिर वो डेंजर है, या फिर वो डिस्ट्रेस कॉज करे. नाउ डेविएंस का मतलब क्या हुआ कि हमारी सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, isn't it that everybody has to follow? These are unsaid rules that are there in the society. But if you are behaving in a manner that are deviating from these norms of the society,
then that means your behavior is not quote unquote normal, rather what is it? It is abnormal. If you are not following the norms, if you are following the norms, it will be normal only. ठीक है, तो डेविएंस आपकी सोसाइटियल डेविएंस भी होती है और स्टेटिस्टिकल डेविएंस भी होती है. सोसाइटियल डेविएंस की तो हमने बात ही कर ली कि नॉर्म्स अगर फॉलो नहीं हो रहे तो एबनॉर्मल है. स्टेटिस्टिकल डेविएंस होता है कि अगर आप जो एवरेज कैटेगरी ऑफ लोग है उसमें फिट इन नहीं हो रहे, then that means once again you are displaying an abnormal behavior. The famous example is quoted with the NPC curve, the normal probability curve and the IQ. तो ज्यादातर लोग क्या है वो मिडिल कैटेगरी विद एवरेज IQ होते हैं, but the people who have extremely low IQ or extremely high IQ are very very rare, isn't it? So again that is what, that is a deviance from the so called normal of the society, so that is also considered as abnormality. And then there is also distress, again distress to self और distress to others. So कोई ऐसा behavior है जो आपको distress पहुंचा रहा है, या कोई behavior है जो दूसरों को जो आपके around है उनको distress पहुंचा रहा है. So once again that would be an abnormal behavior. So always remember, isn't it? So again that is what, that is a deviance from the so called normal of the criteria for abnormality is dysfunction. तो अगर जो आपका behavior है वो आपकी लाइफ में डिसफंक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, सच दैट यू आर नॉट एबल टू कैरी आउट योर एवरीडे टास्क, नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर्ली और इंटरैक्ट विद द पीपल अराउंड यू, दैट इज अ काइंड ऑफ अ डिसफंक्शन, then that behavior will be abnormal because it is not letting you carry out your everyday task. Another criteria is related to danger. तो कोई behavior अगर dangerous है या तो आपके खुद के लिए या फिर दूसरों के लिए, then that behavior will again be abnormal. So whether the behavior is danger towards yourself, maybe somebody is engaging in self harm, or a behavior is dangerous for other people, maybe somebody is on a killing spree, okay, so then that behavior would again come under the concept of abnormality. And then now let us move forward. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मैलिटी. ठीक है, कि एबनॉर्मैलिटी को अलग अलग मॉडल्स के थ्रू कैसे डिस्क्राइब किया गया है. जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा दैट नाउअडेज वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एनी डिसऑर्डर और एबनॉर्मैलिटी थ्रू बायोसाइकोसोशल अप्रोच. सो हाउ डज द बायोलॉजिकल अप्रोच एक्सप्लेन एबनॉर्मैलिटी? वो कहता है कि जो हमारी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, ठीक है, सेरोटोनिन, ऑल ऑफ दीज, अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर्स ही फॉल्टी हो गए, मे बी सम न्यूरोट्रांसमीटर इज इन एक्सेस, मे बी सम अदर इज इन डेफिसिट, या फिर आपके जो जीन्स आपने इनहेरिट किए अपने पेरेंट्स से वो ही फॉल्टी थे, or maybe there is some kind of damage to your brain, some kind of dysfunction in some brain area. So all of these reasons could be there for the abnormal behavior. ये कहता है बायोलॉजिकल मॉडल. अब साइकोलॉजिकल मॉडल में भी अलग अलग व्यू पॉइंट्स है. साइकोडायनामिक स्कूल ऑफ थॉट जो सिगमंड फ्रॉइड का था, वो कहते थे कि ये जो सारी एबनॉर्मैलिटी है इट इज बिकॉज ऑफ रिप्रेसिंग थिंग्स इन योर अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस की वजह से ही एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है. बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के फॉलोअर्स कहते थे कि ये जो एबनॉर्मैलिटी है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको हम लर्न करते हैं. Okay, we are learning these abnormal behaviors and problems, that is why it is happening. Cognitive school कहता था कि अगर ये जो हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं ये इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज ऑफ आर इरेशनल थॉट्स, आर इलॉजिकल थॉट्स. ठीक है, कि क्योंकि हमारी थॉट्स या थिंकिंग पैटर्न्स लॉजिकल नहीं है, रैशनल नहीं है, इसीलिए ये एबनॉर्मल बिहेवियर आ रहा है. देन फाइनली वी हैव अ सोशल मॉडल. सोशल मॉडल ट्राई टू एक्सप्लेन एबनॉर्मैलिटी इन टर्म्स ऑफ द फैमिली इन्फ्लुएंस, द कल्चर इन्फ्लुएंस, की हमारी फैमिली का हमारे बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस होता है, जिस कल्चर के हम पार्ट हैं उसका भी इन्फ्लुएंस होता है. आर एजुकेशनल लेवल ऑल्सो इनफैक्ट हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन हाउ वी आर गोइंग टू बिहेव. फिर हमारा जो SES, that is your socio-economic status. Okay, so the socio-economic status also has an impact on your behavior, whether it's going to be coming under the strata of abnormality or normality. So this is how the different models are explaining the concept of abnormality. ठीक है. Now these are two terms that you need to know. Again, this is something that is in between the lines of books, and you need to pick it and know about it so that you are absolutely ready for your entrances. So first is cultural relativity and the second is cultural syndrome. तो cultural relativity क्या होता है? ये एक नीड होती है कि जब आप किसी भी इंसान को एक डिसऑर्डर के लिए डायग्नोज कर रहे हो तो आप उसका जो यूनिक कल्चर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंसिडर करो. ठीक है, जिस कल्चर में वो इंसान
बॉर्न हुआ था, नर्चर हुआ था, और मे बी वो डिसऑर्डर भी नर्चर हुआ उसी कल्चर में उसके साथ साथ. सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कल्चर ऑल्सो व्हेन you are interacting with your client. So that is the need to consider the unique characteristics of the culture in which the person with a disorder was nurtured. Okay, so अब हम सारे लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं. मे बी somebody is from individualistic culture, other one is from collectivistic culture. Within that there are further divisions of culture, है ना. सो हर एक कल्चर का अलग अपब्रिंगिंग होता है, अलग बिहेवियर्स, अलग थिंकिंग पैटर्न्स, अलग इमोशनल रिएक्शंस, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कल्चर जिसमें वो इंसान नर्चर हुआ था, बॉर्न हुआ था, डेवलप हुआ था, जिनको अभी हम डिसऑर्डर के साथ डायग्नोज कर रहे हैं. दैट इज कल्चरल रिलेटिविटी. नाउ कल्चरल सिंड्रोम क्या होता है, ये बेसिकली हम उस चीज पे पॉइंट आउट करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर कल्चर्स होते हैं जिनमें कुछ पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, एंड दोस डिसऑर्डर्स आर नॉट फाउंड इन अदर कल्चर्स. सो दीज आर सेट ऑफ स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ डिस्ट्रेस और सिम्टम्स ऑफ योर डिसऑर्डर दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर कल्चर ओनली, व्हिच मे और मे नॉट बी सीन एज एन इलनेस इन दैट कल्चर. तो ये भी एक पॉइंट है कि पहली बात तो वो जो सिम्टम्स हैं डिस्ट्रेस के, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर कल्चर में दिखाई दे रहे हैं और किसी भी कल्चर में दिखाई नहीं दे रहे हैं. एंड ये भी पॉसिबिलिटी की है कि उस कल्चर के सारे ही लोग वैसे सिम्टम्स शो करते हैं, तो उसे एक एबनॉर्मैलिटी की तरह देखा ही नहीं जाता. क्यों नहीं देखा जाता एबनॉर्मैलिटी या इलनेस की तरह? बिकॉज सिंस एवरीबडी इन दैट कल्चर इज शोइंग अ बिहेवियर ऑफ दैट सॉर्ट, सो इट इज नॉट अ डेविएंस एनी लॉन्गर. एवरीबडी इज बिहेविंग इन द राइट मैनर. इंस्टेड इन लोगों के अकॉर्डिंग जो लोग इस मैनर में बिहेव नहीं कर रहे उनको इलनेस है, क्योंकि वो डेविएट कर रहे हैं इनके अकॉर्डिंग नॉर्म से. ठीक है, तो नाउ द लिटिल होमवर्क दैट